हेलो गाइस, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। मैं मेहुल शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद मेहुल में। और आज हम मिले हैं चैप्टर नंबर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के एक और मजेदार और फाइनल लेक्चर के लिए। अभी तक हमने इस चैप्टर के अंदर जितनी भी मेजर चीजें थी वो सारी हमने कवर कर दी। हमने जो है बात करा था सब बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के अंदर स्टीशियोमेट्री की बात करी थी, हमने एम्पिरिकल फॉर्मूले की बात करी थी, हमने कंसंट्रेशन टर्म्स की बात करी थी। ऐसी बहुत सारी चीजें हमने पहले चैप्टर में पढ़ी थी। नंबर ऑफ मोल्स पढ़े थे हमने, मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा था। और आज हम पढ़ने वाले हैं अपने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। आज की वीडियो जो हम अपने चैप्टर खत्म करेंगे वो करेंगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के ऊपर। ठीक है, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे और अपनी वीडियो कर देंगे यहाँ पे खत्म। ठीक है, तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की बात करें उससे पहले आपसे मैं पूछूं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन दिया किसने? याद है आपको कुछ लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में? 9th क्लास में आप सब पढ़ के आए होंगे। अगर आपको याद है तो बताइए, नहीं तो आप कोई दिक्कत नहीं है। जी, तो हम बात कर रहे हैं केमिकल कॉम्बिनेशन की। तो केमिकल कॉम्बिनेशन किसने दिया था? केमिकल कॉम्बिनेशन हमें दिया था सर एंटोनी लॉरेंट लेवोजियर ने। एंटोनी लॉरेंट लेवोजियर ने हमें दिया था क्या चीज? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। 9th क्लास में हमने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ा था जिसमें हमने दो लॉ पढ़े थे। कौन कौन से लॉज पढ़े थे हमने? एक पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और एक पढ़ा था हमने लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। हमने पढ़े थे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और पढ़ा था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ये दो लॉ हम पढ़ के आए थे 9th क्लास के अंदर। अब 11th में हमें दो लॉ और पढ़ने हैं। कौन कौन से हैं? एक तो कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ना है, एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन पढ़ना है, एक आता है गे लुसेक्स लॉ, एक आता है गे लुसेक्स लॉ, और एक हमें पढ़ना है एवोगाड्रोस लॉ। एक हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ मास, एक हम पढ़ेंगे कांस्टेंट प्रोपोर्शन, एक पढ़ेंगे गे लुसेक्स लॉ, और लास्ट में हम पढ़ेंगे एवोगाड्रो लॉ। भैया एवोगाड्रो लॉ हम पढ़ के आए थे। कब पढ़ा? भी जब एवोगाड्रो नंबर पढ़ रहे थे? नहीं, एवोगाड्रो लॉ अलग है और एवोगाड्रो नंबर अलग है। एवोगाड्रो नंबर क्या कहता है? एवोगाड्रो नंबर ये कहता है कि एक मोल के अंदर 6.022 into 10 to power 23 क्या होंगे? पार्टिकल्स होंगे, है ना। पर एवोगाड्रो लॉ अलग है। एवोगाड्रो लॉ कुछ और बात करता है। ठीक है, वो हम पढ़ेंगे जब एवोगाड्रो लॉ की बात करेंगे। ठीक है, तो अभी हमें ये चीजें पढ़नी है। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के अंदर एंटोनी लॉरेंट ने दिया था, इसके हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ मास, कांस्टेंट प्रोपोर्शन, गे लुसेक्स लॉ और एवोगाड्रो लॉ। बस आज हमें 4 टॉपिक करने हैं और उसके बाद अपनी जो वीडियो है, जो अपना चैप्टर है, वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग है, काफी इजी टॉपिक्स हैं। ठीक है, ज्यादा बड़ी वीडियो मेरे ख्याल से नहीं होगी वाली। ठीक है, तो चलिए रख कर दे, नोट कर लिया? ठीक है, तो चलिए पहली हेडिंग डालिए। अब आप पहली हेडिंग डालिए लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के अंदर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, पहली हेडिंग क्या आएगी? लॉ ऑफ कंजर्वेशन
ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की बात करते हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? देखिए, हमसे सिंपल क्या कह रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कि मेरे पास दो रिएक्टेंट थे, मेरे पास दो रिएक्टेंट थे ए और बी। ए का जो मास है वो था 10 ग्राम, बी का मास है 15 ग्राम। ठीक है, तो दोनों टोटल का कितना मास हो गया? 25 ग्राम। ठीक है, ए और बी को मैंने मिलाया, जिससे मुझे मिल रहा है ए बी, जिससे मुझे क्या मिल रहा है? ए बी मिल रहा है। तो जो ए बी का मास होगा वो ए और बी के मास के इक्वल होगा, यानी कि ए का मास 10 ग्राम, बी का मास 15 ग्राम, टोटल आ गया 25 ग्राम। तो जो ए बी का मास होगा वो भी कितना होगा? 25 ग्राम होगा। यह हमें बोलता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि सिंपल चीज हमसे क्या कह रहा है? जो मास है वो कंजर्व्ड रहेगा, जो मास है वो कंजर्व्ड रहेगा। ना तो मास चेंज हो सकता है, मतलब ना तो मास बनेगा और ना ही मास डिस्ट्रॉय होगा। किसके अंदर? किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर। आप कोई भी केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं, कोई भी केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं आप, तो उसके अंदर जो मास है, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। क्या ये है कंजर्वेशन ऑफ मास की डेफिनेशन कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड nor be destroyed in a chemical reaction। आप कोई भी केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर जो मास है ना तो बन सकता है और ना ही मास टूट सकता है। जैसे एग्जांपल की मैं बात करते हैं, मैंने यहां पे हाइड्रोजन लिया, ऑक्सीजन लिया, इन दोनों को मैंने मिलाया, मुझे मिल रहा है H2O। मुझे क्या मिल रहा है? H2O मिल रहा है। पहली बात, जो कंजर्वेशन ऑफ मास है, जो मास है वो कंजर्व कब रहेगा? मास कंजर्व तब रहेगा जब आपकी रिएक्शन बैलेंस होगी, जब आपकी रिएक्शन क्या होगी? बैलेंस होगी। मतलब ये है कि मम्मी ने चावल बनाए, मम्मी ने दाल चावल बनाए 4 प्लेट के लिए, मम्मी ने जो है दाल चावल बनाए 4 प्लेट के लिए कि 4 प्लेट को पूरा भर देंगे तो जो दाल चावल है वो पूरे खत्म हो जाएंगे, नाप करके मम्मी ने ऐसे बनाए। ठीक है, अब क्या हुआ? अब जब खाना खाने की बारी आई तो सिर्फ 3 ही प्लेट लोगों ने दी, चौथी प्लेट लोगों ने दी ही नहीं। तो चावल तो बच जाएंगे ना, चावल और दाल क्या हो गई? तो ज्यादा बन गई ना। फिर आप कहेंगे कि आपकी मम्मी ने तो चीजें नाप के बनाई थी पर चावल तब भी बच गए। तो आप ये देखो, मम्मी ने चावल जो प्लेट बनाई थी, चावल बनाए थे 4 प्लेटों के बनाए थे और आप 3 प्लेट ही लेकर के आ रहे हो, तो चावल तो एक्स्ट्रा बचेंगे ना। ऐसे ही आपने यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 मोल लिए, ऑक्सीजन का 2 मोल लिए, पर यहाँ पे ऑक्सीजन का सिर्फ 1 ही मोल ले रहे हैं। यहाँ पर आपने हाइड्रोजन के 2 एटम लिए, ऑक्सीजन के 2 एटम लिए, पर यहाँ पर आपने सिर्फ ऑक्सीजन का 1 एटम लिया, तो ये तो चीटिंग हो गई ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा? बैलेंस करनी पड़ेगी। यहाँ पे 2 लगाया तो यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। अब ये रिएक्शन बैलेंस है, अब ये रिएक्शन बैलेंस्ड है। अब देखिए, 4 एटम किसके? हाइड्रोजन के, 2 एटम ऑक्सीजन के, 4 एटम हाइड्रोजन के, 2 एटम ऑक्सीजन के। तो एक हाइड्रोजन एटम का मास 1 ग्राम होता है, 4 हाइड्रोजन का कितना होगा? 1 into 4, 4 ग्राम। कितना? 4 ग्राम। एक ऑक्सीजन का 16 ग्राम, 2 ऑक्सीजन का 32 ग्राम। तो हमने यहाँ पे 4 ग्राम क्या लिया? हाइड्रोजन। 32 ग्राम क्या लिया? ऑक्सीजन। टोटल मिलाया हमने, टोटल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलाकर के कितना लिया? 36 ग्राम्स। और अब यहाँ पे प्रोडक्ट में कितना मिलेगा? 4 एटम किसके? हाइड्रोजन के, तो 4 ग्राम हाइड्रोजन प्लस 2 एटम ऑक्सीजन के 32 ग्राम ऑक्सीजन, टोटल मिलाकर भी 36 ग्राम रहेंगे।
तो जितना आपने यहाँ पे रिएक्टेंट लिया है उतना ही आपको प्रोडक्ट मिल रहा है। इसको बोलते हैं क्या चीज, इसको हम बोल रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ मास। यानी कि जो मास है ना तो हमें बढ़ा है और ना ही मास घटा है केमिकल रिएक्शन के अंदर। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। ये हमें बोलता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। नोट करिए इसको। किया? ठीक है, कर दो रब। ओके, तो देखिए हमने यहाँ पे बात करी लॉ ऑफ कंजम्पशन ऑफ मास, जो कि हमें कह रहा है मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। पर हमारे ग्रेट साइंटिस्ट सर एल्बर्ट आइंस्टीन का मानना अलग था। कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग एल्बर्ट आइंस्टीन का थोड़ा सा अलग वे रहा। उन्होंने जैसे सारे साइंटिस्ट थे वो हमसे कह रहे थे कि अगर मैंने 20 ग्राम रिएक्टेंट लिया है तो मुझे 20 ग्राम ही प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। अगर मैंने 50 ग्राम रिएक्टेंट लिया है तो 50 ग्राम ही प्रोडक्ट मिलेगा। ये हमें बाकी सारे साइंटिस्ट बोले जा रहे थे कंजर्वेशन ऑफ मास के लिए कि भैया जितना ग्राम आप रिएक्टेंट लोगे उतने ही ग्राम आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा, बिकॉज मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। बहुत बढ़िया, एल्बर्ट आइंस्टीन ने लिखा, चलो बहुत अच्छी बात है। पर एल्बर्ट आइंस्टीन ने एक चीज कही कि मान लीजिए उन्होंने दो रिएक्टेंट लिए और दोनों क्या हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, जो कि न्यूक्लियर वेपन में यूज होते हैं। किसमें यूज हो रहे हैं? न्यूक्लियर वेपन में यूज हो रहे हैं। तो इन्होंने दो रिएक्टेंट लिए ए और बी, जो कि रेडियो एक्टिव है, और इन दोनों का जो मास है वो मिलाकर क्या आ रहा है? 80 ग्राम। हमने ऐसा मान लिया कि इन्होंने दो रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिए और इनका मास कितना आया? 80 ग्राम आ गया। तो इन्होंने बोला कि जब मैं ए और बी की रिएक्शन करवाऊंगा, जब मैं ए और बी की जगह इस तरीके से कर लेते हैं, इन्होंने दो एलिमेंट लिए, ठीक है, 1 और 2। इन्होंने दो एलिमेंट लिए 1 और 2, ठीक है। इन दोनों का जो मास है वो 80 ग्राम आया। इन दोनों का ऐड किया, इनका मास कितना आ गया? 80 ग्राम, ठीक है। अब इन्होंने कहा अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा, इन दोनों को आपस में रिएक्ट करवाऊंगा, तो मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट मिल जाएगा। ये प्रोडक्ट हमने ले लिया 3। प्रोडक्ट क्या ले लिया हमने? 3। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट के अंदर क्या होगा? न्यूक्लियर वेपन के अंदर जो एलिमेंट यूज होते हैं उसके अंदर क्या होगा? ए का मास और बी के मास को आपस में रिएक्ट करवाया तो जो सी का मास है वो इक्वल आना चाहिए था, इसका मास भी 80 ग्राम के इक्वल आना चाहिए था, बिल्कुल आना चाहिए था। पर ऐसा नहीं हुआ। इन्होंने देखा जो इसका मास है वो 79.1 ग्राम आ रहा है। कितना ग्राम आ रहा है? 79.1 ग्राम आ रहा है। अब वो देख के हैरान हो गए, एल्बर्ट आइंस्टाइन जी देख करके हैरान हो गए कि जो एंटोनी लॉरेंट जी हैं उन्होंने हमसे बोला कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। चाहे कोई भी केमिकल रिएक्शन हो, जो मास है ना तो बन सकता है और ना ही टूट सकता है। पर जैसे ही मैंने न्यूक्लियर वेपन्स की या न्यूक्लियर एलिमेंट्स के आपस में रिएक्शन करवाई तो कहानी पलट गई। कहानी मैंने देखा कि इन्होंने जो रिएक्टेंट लिए थे उसका मास 80 ग्राम, प्रोडक्ट का मास आना चाहिए था 80 ग्राम, पर आया कितना है? 79.1 ग्राम। वो देख कर हैरान हो गए। तब एल्बर्ट आइंस्टीन ने इस चीज के ऊपर थोड़ी सी रिसर्च करी और तब जाकर के उन्होंने बताया कि जो मास है वो इंटर कन्वर्टेबल है। मास इज इंटर कन्वर्टेबल का मतलब यानी कि चेंज होता रहता है। मास जो चेंज हो सकता है, मास जो है चेंज हो सकता है। किसके अंदर?
टू एनर्जी। मास इज इंटरकन्वर्टेबल टू एनर्जी। यानी कि एल्बर्ट आइंस्टीन जी ने क्या कह दिया? एल्बर्ट आइंस्टीन जी ने यही कहा कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड, आप ये लिख सकते हैं डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू एल्बर्ट आइंस्टीन, अकॉर्डिंग टू, यहां पर चलिए मैं लिख देता हूं, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन जी, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed, but mass can change into energy and energy can change into mass। एल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या कहा? एल्बर्ट आइंस्टीन ने जब देखा कि यहाँ पे इसका मास 80 ग्राम आना चाहिए था पर आया 79.1 ग्राम, तो इन्होंने कहा जो बाकी बचा हुआ 0.9 ग्राम मास है वो कहाँ गया? तब उन्होंने रिसर्च करी और तब जाकर उनको पता चला कि जो आपके रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं उनके अंदर एनर्जी होती है। उनके अंदर क्या होती है? एनर्जी होती है। तो जब आप रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को आपस में रिएक्ट करवाएंगे तो जो उनके अंदर का मास है वो किसमें चेंज हो जाएगा? एनर्जी के अंदर। मास किसमें चेंज हो जाएगा? एनर्जी के अंदर। तो इसका मास आना चाहिए कितना? 80 ग्राम, आया कितना? 79.1 ग्राम। तो बाकी बचा हुआ 0.9 ग्राम कहां गया? वो बन गया एनर्जी। क्या बन गया? वो एनर्जी बन गया। और यही चीज एल्बर्ट आइंस्टीन जी ने बोली है कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, but mass can change into energy and energy can change into mass। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी? नोट करिए इस चीज को। किया? ठीक है, तो ये था हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब हम यहां बात करते हैं अगले लॉ की, जो कि है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। हम बात करेंगे यहां पे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन की। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन की हम यहां पे बात करेंगे। तो देखिए लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन क्या बोलता है? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन हमसे बोल रहा है कि मान लीजिए मेरे पास चलिए देखिए मेरे पास यहाँ पे ये पानी भरा है, ठीक है, यहाँ पे ग्लास के अंदर पानी रखा है, यहाँ पे बाल्टी में पानी रखा है। तो कांस्टेंट प्रपोर्शन क्या बोलता है कि ये जो मेरे पास कुछ बूंद पानी है, मेरे पास जो ग्लास भर के पानी है, मेरे पास जो बाल्टी भर के पानी है, इनके एलिमेंट्स के अगर मास का रेशियो, इनके एलिमेंट्स के मास का रेशियो ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा। एल्बर्ट माफ करिए, कांस्टेंट प्रपोर्शन क्या कह रहा है? कांस्टेंट प्रपोर्शन हमसे ये कह रहा है कि कोई भी कंपाउंड है, कोई भी कंपाउंड है, उसके एलिमेंट्स के मास का रेशियो जो होगा, कोई भी कंपाउंड है उसके एलिमेंट्स के मास का रेशियो जो होगा वो हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू होगा, हमेशा एक कांस्टेंट होगा। जैसे एग्जांपल देखिए, मैं बात करता हूं H2O की, मैं यहां पे बात कर रहा हूं 1 मोल H2O की। तो हाइड्रोजन के 1 मोल में
2 ग्राम, ऑक्सीजन के 1 मोल में 16 ग्राम। ठीक है, तो इसके मास का रेशियो, इनके मास का रेशियो हाइड्रोजन का मास अपॉन में ऑक्सीजन का मास 2/16, माने कितना के 1/8, यानी कि 1 रेशियो 8। अगर मैं 1 मोल H2O की बात कर रहा हूं तो उसके मास का रेशियो क्या रहेगा, 1 रेशियो 8। अगर मैं बात कर रहा हूं अगर मैं यहां पर बात करूं 10 मोल H2O की, मैं बात कर रहा हूं 10 मोल H2O की, तो 1 मोल हाइड्रोजन का मास 1 ग्राम और 2 टाइम्स 20 मोल हाइड्रोजन का मास 20 ग्राम। 1 मोल ऑक्सीजन का मास 16 ग्राम, 10 मोल ऑक्सीजन का मास 160 ग्राम। इनके मास का रेशियो करेंगे, मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन मास ऑफ ऑक्सीजन 20/160 मारेंगे, दोबारा 2/16 आ गया, ये मरेगा 1/8, यानी 1 रेशियो। यानी कि आप चाहे एक बूंद पानी लीजिए, चाहे एक गिलास पानी लीजिए, चाहे एक बाल्टी पानी लीजिए, चाहे पूरा समुद्र भर के पानी लीजिए, अगर आप सबके मास का रेशियो करेंगे, सबके मास का रेशियो करेंगे, तो उसका रेशियो हमेशा 1 रेशियो 8 ही आएगा, हमेशा 1 रेशियो 8 ही आएगा। ये बोलता है हमें लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, यानी कि द रेशियो ऑफ मास of an element is always constant, is always constant। समझ आया? नोट करिए इस चीज को, किया? ठीक है, तो हमने यहाँ पे 2 लॉ पढ़ लिए हैं जो हमने यहाँ पे पहले से पढ़ रखे थे, कंजर्वेशन ऑफ मास, कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ये तो हम पहले पढ़ रखे हैं। हमने एक चीज नहीं जानी है, एल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में। अब यहाँ पे 2 नए लॉ लेके आएंगे। पहला लॉ आता है गे-लुसैक्स जी का लॉ, गे-लुसैक्स लॉ। तो देखिए गे-लुसैक्स लॉ क्या कहता है। पहली चीज, गे-लुसैक्स लॉ को आप बोल सकते हैं it is similar to law of constant proportion by volume। जैसे कांस्टेंट प्रोपोर्शन था, वो कहता था कि आप कोई भी कंपाउंड लीजिए तो जो उनका मास का रेशियो रहेगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। गे-लुसैक्स लॉ क्या कहते हैं, गे-लुसैक्स लॉ जी हमें ये बोलते थे कि आप कोई भी कंपाउंड लीजिए, उसकी वॉल्यूम का रेशियो हमेशा इक्वल रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इसीलिए हम इसको बोल सकते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन बाय वॉल्यूम। ठीक है, जैसे H2 plus O2 gives H2O, H2 plus O2 gives H2O। इसको बैलेंस कर दें, यहां पे 2, तो देखिए अगर मुझे 2 मोल हाइड्रोजन बनाने हैं, 2 मोल H2O बनाना है मुझे, अगर मुझे 2 मोल H2O बनाना है तो मुझे 2 मोल किसके चाहिए, हाइड्रोजन के, 1 मोल चाहिए ऑक्सीजन का। मैं मोल को वॉल्यूम ले सकता हूं, ml लीटर कुछ भी, मैं मोल को क्या ले सकता हूं, मोल को वॉल्यूम ले सकता हूं। तो अगर मुझे सिंपल चीज 2 वॉल्यूम, अगर मुझे 2 वॉल्यूम H2O की बनानी है तो मुझे 2 वॉल्यूम लेनी पड़ेगी हाइड्रोजन की, 1 वॉल्यूम लेनी पड़ेगी ऑक्सीजन की, तब जाकर मुझे 2 वॉल्यूम मिलेगी किसकी, H2O। तो
तो यानी कि जो इनका वॉल्यूम का रेशियो रहेगा हमेशा, जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के वॉल्यूम का रेशियो रहेगा इन H2O वो रहेगा 2:1। हमेशा क्या रहेगा? 2:1 रहेगा। सिंपल चीज, कुछ नहीं, बस अगर हमें 2 मोल H2O बनाने हैं तो हमें 2 मोल हाइड्रोजन का चाहिए और 1 मोल ऑक्सीजन का चाहिए। तो अगर मैं मोल को वॉल्यूम ले लूं, लीटर, मिलीलीटर, सेंटीमीटर क्यूब, कुछ भी, तो अगर मैं 2 वॉल्यूम H2O के बनाने हैं तो उसके लिए मुझे 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन का चाहिए और 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन का चाहिए। तो जो इनके वॉल्यूम का रेशियो रहेगा वो हमेशा 2:1 के इक्वल रहेगा। चीज समझ आई? नोट कर लीजिए, इसको कर लिया, ठीक है। तो अपना आज का लास्ट टॉपिक और इस चैप्टर का भी लास्ट टॉपिक, उसके बाद फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर हम इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। आखिरी लॉ है एवोगाड्रो लॉ। आखिरी लॉ क्या है? एवोगाड्रो लॉ। ध्यान से सुनिएगा एवोगाड्रो लॉ क्या कहता है। देखिए मेरे पास एवोगाड्रो लॉ क्या कहता है, तो देखिए मेरे पास यहाँ पे एक कंटेनर है। इस कंटेनर में मेरे पास गैस रखी है, तो कम कर देते हैं। इस कंटेनर में मेरे पास गैस रखी हुई है, कोई भी गैस ले लेते हैं, गैस ए है। मेरे पास इस कंटेनर में गैस ए रखी हुई है, ठीक है, जिसके पास तो नंबर ऑफ मोल्स होंगे। मान लेते हैं इसका नंबर ऑफ मोल्स क्या है? Na, ठीक है। मेरे पास एक कंटेनर है जिसमें गैस है A, उसके नंबर ऑफ मोल्स है Na। इसका जो टेम्परेचर है वो है 25 डिग्री सेल्सियस यानी कि 298 केल्विन, और उसका प्रेशर है 180 है, ठीक है। अब देखिए एवोगाड्रो लॉ क्या कह रहा है। अगर मैं टेम्परेचर को और प्रेशर को, इफ टेम्परेचर एंड प्रेशर बी कांस्टेंट, मतलब मैं प्रेशर को ना तो चेंज करूं और ना ही टेम्परेचर को चेंज करूं, मैं ना तो प्रेशर चेंज कर रहा हूं ना ही टेम्परेचर चेंज कर रहा हूं, तो जो वॉल्यूम होगी गैस की, जो गैस की वॉल्यूम होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी नंबर ऑफ मोल्स के। क्योंकि जो गैस है वो डिपेंड किस चीज के ऊपर कर रही है? गैस डिपेंड कर रही है कि प्रेशर के ऊपर, प्रेशराइज करेंगे तो वो लिक्विड बन जाएगी। दूसरा डिपेंड कर रही है टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है। टेम्परेचर कम कर दिया तो गैस लिक्विड बन जाएगी, ठीक है। तो यहां पे यही कह रहा है कि अगर मैं टेम्परेचर और प्रेशर को दोनों चीजें का कांस्टेंट रख दी, प्रेशर भी और टेम्परेचर भी, दोनों चीजें मैंने कांस्टेंट रख दी, तो अब क्या हो, अब मैं इसके अंदर दोबारा गैस ए डालूंगा, तो जो गैस ए की वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगी, जिसके कारण जिसके नंबर ऑफ मोल्स हैं वो भी बढ़ जाएंगे, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है और प्रेशर कांस्टेंट है। तो उसकी मोलैरिटी में और उसकी मोलैलिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। देखिए गैस जो मोलैरिटी है, मोलैरिटी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रही है। मोलैरिटी ऑफ अ गैस टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रही है। अगर मैंने टेम्परेचर को ही कांस्टेंट रख दिया, अगर मैंने टेम्परेचर को ही कांस्टेंट रख दिया तो क्या मोलैरिटी चेंज होएगी इसकी? आंसर है नहीं, मोलैरिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो मोलैरिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। तो जैसे जैसे मैं इसमें गैस डालता रहूंगा वैसे वैसे इस गैस के नंबर ऑफ मोल्स भी तो बढ़ते रहेंगे। समझ आया? जैसे मान लीजिए मेरे पास हाइड्रोजन गैस थी 2 ग्राम, टेम्परेचर कांस्टेंट और प्रेशर कांस्टेंट, इसके नंबर ऑफ मोल्स से बढ़। अब मैंने इसमें 4 ग्राम डाल दी तो नंबर ऑफ मोल्स हो गए मेरे पास
इसमें 6 ग्राम डाल दी तो नंबर ऑफ मोल्स हो गए 3, इस पे 8 ग्राम डाल दी तो नंबर ऑफ मोल्स हो गए 4। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ रही है वैसे वैसे नंबर ऑफ मोल्स भी बढ़ रहे हैं। ये बोलता है एवोगाड्रो लॉ। क्या कह रहा है कि इफ टेम्परेचर एंड प्रेशर of a gas be constant, then volume is directly proportional to number of moles of that gas। ये है आपका एवोगाड्रो लॉ, नोट करिए इसको। कर लिया, समझ आ गया? तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो और ये हमारा पहला चैप्टर, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसके अंदर हमने बहुत सारी चीजें नई जानी है और बहुत सारी चीजें हम पुरानी पढ़ते हुए आए हैं। पर हाँ, इतना मैं आपसे कह सकता हूं और मुझे भी ऐसा लगता है कि आपने जो नई चीजें पढ़ी हैं उसमें आपने इंटरेस्ट बहुत लिया होगा। जैसे इंपेरिकल फॉर्मूला हो गया, जैसे एवोगाड्रो लॉ हो गया, या आइंस्टीन जी की जो थ्योरी थी अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मास, वो चीज हो गई, स्टीशियोमेट्री हो गई, लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। तो उन सारी चीजों में आपको भी मजा काफी आया होगा। तो ये आई होप कि आपको चैप्टर में कोई डाउट नहीं रहा होगा। पर तब भी अगर कोई भी डाउट है, किसी भी चीज में कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज समझ नहीं आ रही है, तो आप सीधा कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही है, मुझे बता दीजिए। तो पूरी मैं अपनी मेहनत करूंगा और आपका डाउट मैं क्लियर कर दूंगा। तो इस चैप्टर के ऊपर बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि हम अपनी अगली वीडियो के अंदर करेंगे और उसके बाद अपना सेकंड चैप्टर के ऊपर आ जाएंगे। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। पढ़ते रहिएगा, इस चैप्टर के क्वेश्चंस ट्राई करते रहिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में से नीट जेईई में से काफी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, तो उस चीज को भी अगली वीडियो में आपके कवर करवा देंगे। तो मिलता है आपको अगली वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।